हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आप सभी को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं, और आपको मैं स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप तथ्यों को कॉम्पैक्ट करके सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपके मार्क्स जो हैं अच्छे स्कोर होंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपका पिछले साल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आपका रिवीजन के साथ साथ परीक्षा के अनुसार आपकी तैयारी अच्छे से होती है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और कल हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे ईयर 2020 का, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कल ये यहीं पर लोगों का छूट गया था, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका के बारे में पूछा गया था, जिसमें मैंने पहला पॉइंट आपका लिखवा दिया था कि विभिन्न प्रकार के पशुओं से दुग्ध उत्पाद बनते हैं, जैसे कि दूध, दही इत्यादि प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम इसी में लिखेंगे, आपका सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग, पशुपालन की क्या भूमिका है, तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग, विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग बोझा ढोने आदि के लिए किया जाता है। बोझा ढोने आदि के लिए किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 3, हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग खेती के काम में किया जाता है। विभिन्न, अब इसमें एग्जाम्पल लिखना हम भूले हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको इसमें लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे उदाहरण घोड़ा, खच्चर आदि। विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग, प्रकार के पशुओं का उपयोग खेती के काम में किया जाता है। खेती के काम में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बैल लिख देंगे। और फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, फोर्थ पॉइंट में हम लिख देंगे कि पशुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर व मल मूत्र से, जैसे गोबर व से कार्बनिक खाद व
बायोगैस का निर्माण होता है। निर्माण होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या आपका 16। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 16 में आपका क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? राइट, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जाता है? ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन में आपका है, डिफाइन फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आपको एक ही ऑप्ट करना है, या तो आप पहला वाला भाग करेंगे, ऊतक संवर्धन के बारे में लिखेंगे, या फिर आप दूसरा वाला करेंगे जिसमें आप सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में लिखेंगे। तो लिखते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 16। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 16, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन ऊतक संवर्धन वह तकनीक है, ऊतक संवर्धन वह तकनीक है जिसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही कम समय में हजारों की संख्या में पादपों को उगाया जाता है। हजारों की संख्या में पौधों को उगाया जाता है। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और टमाटर आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। टमाटर इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसी विधि के द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है।
अब ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, तो उसमें आपको लिखना है कि विषाणु रहित पादप तैयार करना। ये हेडिंग आपको डालना होगा, विषाणु रहित पादप तैयार करना। विषाणु रहित पादप तैयार करना, है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, विषाणु रहित पादप तैयार करना। और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा आपका विषाणु संक्रमित पादप है। ये आपका कैसा है, विषाणु संक्रमित पादप यानी कि पौधा। अब इसमें से हम ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टम की तरफ शीर्षस्थ विभाज्यों तक आपका अलग करेंगे। थोड़ा सा पार्ट इसका हम यहाँ से अलग करेंगे, यानी कि पत्ती का छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका शीर्षस्थ विभाज्यों तक ऊतक। ऊतक इसको क्या करेंगे, इसको हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे, पृथक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको संवर्धन माध्यम में या कल्चर का मीडियम जो है उसमें हम इसको डालेंगे। ये क्या है, संवर्धन माध्यम। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है, संक्रमण मुक्त पादप तैयार करना। यहाँ पे संक्रमण मुक्त पादप तैयार करना। संक्रमण मुक्त पादप तैयार करना। ठीक है, इसमें आपको लिखना भी होगा थोड़ा सा। आपने डायग्राम बना लिया, आपको लिखना भी होगा। लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम विषाणु संक्रमण युक्त पादप का शीर्षस्थ
विभाज्यों तक काटकर पृथक कर लिया जाता है, काटकर पृथक कर लिया जाता है। तथा उसे संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर पादप तैयार कर लिए जाते हैं। पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। तैयार कर लिए जाते हैं। है ना। और इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या में पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी उष्णता को परिभाषित कीजिए और विश्वव्यापी उष्णता के कोई दो कारण दीजिए। इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर, हाउ टू मेक वायरस फ्री प्लांट बाय दिस मेथड। टिश्यू कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाया जा सकता है और टिश्यू कल्चर का से आप क्या समझते हैं, ये आपने करा। नेक्स्ट इसका पार्ट था कि आप इनेट एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, तो आप इसमें चाहें तो इसको आप सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक पार्ट को ऑप्ट करना है, इसलिए हमने टिश्यू कल्चर को चुना और उसके बारे में लिख दिया। यदि आपको ये वाला पार्ट अच्छा आता है तो आप इस वाले पार्ट के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, गिव एनी टू कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका 2 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले ही आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो सोचिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग को आप डिफाइन करेंगे और आपको 2 कारण भी बताने हैं। आपको 2 कारण भी बताने हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीव विज्ञान के पेपर में आप जितना ही डायग्राम से अपने कॉन्सेप्ट को शो करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका कॉपी अच्छा माना जाएगा। देखते हैं हम प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 17। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 17। इसमें आपको किसके बारे में लिखना है, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको लिखना है।
इसमें आप सभी को पता है कि लिखना क्या है, विभिन्न। आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत कुछ आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट चीजों को लिखना है। 2 मार्क्स की क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लिखेंगे विभिन्न मानव जनित, यानी कि मनुष्यों के द्वारा उपजाए हुए, मानव जनित व प्राकृतिक कारणों, व कुछ प्राकृतिक कारणों से भी, व प्राकृतिक कारणों द्वारा वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि वैश्विक उष्णता कहलाती है। वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और 2 मुख्य कारण पूछे गए हैं, तो हम लिखेंगे वैश्विक उष्णता के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। वैश्विक उष्णता के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। वैश्विक उष्णता के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है ग्रीन हाउस गैसें, और कौन कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस, उनके बारे में भी लिखेंगे ब्रैकेट में। CH4 यानी कि मीथेन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका CH3 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। की मात्रा में लगातार वृद्धि, की मात्रा में लगातार वृद्धि। दूसरा कारण लिखेंगे हम सभी, पर्यावरण प्रदूषण का लगातार बढ़ता स्तर। पर्यावरण प्रदूषण का लगातार बढ़ता स्तर। ये आपका क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, हल्का सा। इसमें वैसे कोई आपके माइंड में डायग्राम आ नहीं रहा होगा कि जो आप ग्लोबल वार्मिंग को शो करने के लिए बना सकें, लेकिन चूंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में आप डायग्राम बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ कि कैसा डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम। है ना, यहाँ पे आप गैसेस की मात्रा लिख सकते हैं, जैसे कि CH4 आपका
20% है जो बढ़ रहा है लगातार। 14% आपका CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। आपका 6% के करीब N2O है और आपका CO2 जो है वो कितने हैं, 60% के करीब है। यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस का आपका अब ये कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है, ये आपका मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा हम बना देंगे वायुमंडल। ये सूर्य बनाएंगे हम। क्यों, क्या हो रहा है इसमें, इसमें आपका इस तरह से सूर्य की रोशनी आ रही है और वापस चली जा, वापस नहीं जाने पा रही है, बाहर आ रही है और वापस बाहर नहीं जाने पा रही है। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि विकिरण बाहर ना निकलने देना, विकिरण को वायुमंडल से बाहर ना निकलने देना, बाहर ना निकलने देना, विकिरण को वायुमंडल से बाहर ना निकलने देना। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का डायग्राम कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपकी पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फसल की जल क्रांति एवं मृदा लवणता के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया, मेंशन द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी ऑन क्रॉप ग्रोथ। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन में जला क्रांति और मृदा लवणता के प्रभाव का उल्लेख करना है। वो आपको इसमें लिखना होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसमें 2 मार्क्स में जला क्रांति और मृदा लवणता के बारे में लिख लेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, हो सकता है उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्वेश्चन नंबर 22 होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा। ये सारे क्वेश्चन इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना होगा। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद मैं आपको अगले सेशन में कराऊंगी। तो आज हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 18। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 18। जला क्रांति, जला क्रांति, जला क्रांति के बारे में आपको लिखना है। तो जला क्रांति के बारे में हम लिख लेंगे, वह स्थिति जब मृदा में लगातार, जब मृदा में लगातार पानी भरा रहता है, पानी
पहले हम मृदा लवणता के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम जलाक्रांति के बारे में लिखेंगे। पहले हम लिख लेंगे मृदा लवणता के बारे में, सॉइल सैलिनिटी के बारे में लिखेंगे। मृदा लवणता, लवणता। खेतों में कार्बनिक पदार्थों से बने खाद की बजाय कार्बनिक पदार्थों से बने खाद की बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है। बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है, जिस कारण खेतों में अत्यधिक मात्रा में लवण पहुंच गए और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो गई और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो गई, जिस कारण पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। जिस कारण पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। पोषक तत्व नहीं मिल रहे, जिसके कारण इनका अतिशय मात्रा में प्रयोग फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों, आज जीव विज्ञान 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया है। कल के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।